जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप लोगों को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो यहाँ पे आप लोग को बुक स्टार्ट किया गया था, इसमें आप लोगों को हल प्रश्न पत्र संख्या 8 तक कंप्लीट कर दिया गया है। और यह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को उपलब्ध है, जाकर वहाँ आप लोग वीडियो देख लीजिए। और आज आप लोग के देखिए यहाँ पे हल प्रश्न पत्र संख्या 9 यानी सेट 9 आप लोग को यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और यहाँ पे जो दिया गया है एग्ज़ाम का टारगेट, आप लोग इसी टारगेट को लेकर के आप लोग अच्छे से पढ़िए। और आप लोग के पास अब कब समय है तो आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अब आप लोग को समय बहुत कम है, इसलिए जितना होगा आपको मेहनत करना उतना मेहनत कीजिए और इधर उधर बहकावे में मत आइए। और यहाँ पे देखिए आप लोग को फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया गया है, तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए, ऐसे हम और यूट्यूब पर देखें वीडियो, वहाँ पे सिर्फ केवल क्वेश्चन और आंसर को ही कराया जा रहा है। और हमने यहाँ पे इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए यहाँ पे फुल जो भी व्याख्या इसमें दिया गया है, सभी व्याख्या को आप लोगों को हम इस वीडियो में उपलब्ध कराए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और नए अगर चैनल पर आप लोग हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन सेट नंबर 9 का। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वी जोड़ आकुल हो जाएगा। और अन्य देखते हैं परीक्षा उपयोगी शब्द यहाँ पे है, परीक्षा में पूछने योग्य। तो यहाँ देखिए वी जोड़ अर्थ व्यर्थ हो जाएगा, वी जोड़ अस्त यानी व्यस्त हो जाएगा, और वी जोड़ आपक हो जाएगा यानी व्यापक हो जाएगा, और वी जोड़ आपकता यानी कि व्यापकता हो जाएगा। और यहाँ पे वी जोड़ अवहार यानी व्यवहार हो जाएगा, वी जोड़ छेद विच्छेद हो जाएगा, वी जोड़ नि जोड़ आस यानी विन्यास हो जाएगा, वी जोड़ सम जोड़ यहाँ पे देख लीजिए कि विषम हो जाएगा, और वी जोड़ स्मरण यानी विस्मरण हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखिए कि बसो मेरे नैन में नंदलाला काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो यह मीराबाई के द्वारा रचित है। और देखिए मीराबाई जो है रीति काल की कवियत्री हैं। और मीराबाई की अन्य पंक्तियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि घायल की गति घायल घायल जाने और न जाने कोई, और सावन माँ उम गयो हियरा भनक सुनाय हरि आवन री। यहाँ देखिए कि संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, यह भी इन्हीं का कृति है मीराबाई का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए कि शमशेर बहादुर सिंह है। और इनकी और देख लेते हैं कृति। देखिए यहाँ पे है चूका भी नहीं हूँ मैं, चूका भी नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे है कि इतने पास अपने, इतने पास अपने पे देखिए यहाँ पे है कि बात बोलेगी। यहाँ पे सुकून की तलाश है, और पृथ्वी और आकाश है। और यहाँ पे देखिए काल तुझसे होड़ है मेरी, और यहाँ प्लॉट का मोर्चा है। यह सभी जितना है यह शमशेर बहादुर की कृति है। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए कि ही इज़ गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स। तो यहाँ पे इसका पूछा जा रहा है कि वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर देखिए कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा होगा। तो इसका डी हो जाएगा यानी कि दृढ़ निश्चय करना होगा, इसका दृढ़ निश्चय होगा यानी किसी कार्य को करने का संकल्प लेना। तो आप लोग भी यहाँ पे संकल्प ले लीजिए कि हमें भी 21,391 पोस्ट में अपना सीट को कायम करना है, अपना एक सीट इसमें हासिल करना है। आप लोग दृढ़ संकल्प कर लीजिए, यानी किसी कार्य करने का संकल्प। तो आप भी यह संकल्प ले लीजिए कि हमें वर्दी लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं और मुहावरा है, और मुहावरा का अर्थ देखिए लोहा मानना क्या हो जाएगा आपको कि यहाँ प्रभाव स्वीकार करना, और डंका बजाना माने मशहूर होना, बीड़ा उठाना माने कठिन काम करने का दृढ़ संकल्प लेना, और सिर उठाना माने विद्रोह करना, और दांत से हाथ काटना के मतलब पश्चाताप करना हो जाएगा, और तारे गिनना माने चिंता में जाकर रात काटना, और टोह ना पाना माने रहस्य न जानना, और अंत पान यहाँ पे देखिए अंत पाना यानी भेद जानना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर देखिए कि जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुज्ञ हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं और वैसी शब्द जिनके अनेक शब्द का एक शब्द। तो यहाँ देख लीजिए कि जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो, तो क्या होगा यहाँ पे बहुश्रु हो जाएगा, बहुश्रुत। और जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी होगा। अब बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया कहा जाता है। और भोजन करने की इच्छा
भोजन करने की इच्छा को यहाँ पे देखिए कि बुभुक्षा कहा जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे बोधगम्य कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर देख लेते हैं कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। तो यहाँ हो जाएगा, आपको देख लीजिए, दुर्लभ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे कि अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा, दुराग्रह। और यहाँ जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राय कहते हैं। और जिसमें जाना या समझना कठिन हो, जिसे जानना या समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। और जिसे समझना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ देख लीजिए दुष्कर कहते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर देख लीजिए कि अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, B.S. नैयपॉल जी होंगे। और इनकी लेखक देख लेते हैं, और लेखक और पुस्तक। तो यहाँ देखिए B.S. नैयपॉल की हो जाएगा कि हाफ ए लाइफ हो जाएगा, या यहाँ पे एन एशिया ऑफ डार्कनेस हो जाएगा। बिल गेट्स का देख लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। और जॉर्ज बर्नार्ड शो का देख लीजिए कि आर्म्स एंड द मैन। और यहाँ मार्क ट्वेन को देख लीजिए तो द एडवेंचर्स ऑफ हकल वेटी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ 9 को देख लेते हैं कि लपटी पुहुप परागपट शनि सवेद मकरंद इस पद पंक्ति में कौन सा यहाँ पे काव्य दोष है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि अधिक पदत्व है, इसमें यही दोष है इसमें। आगे देख लेते हैं इसका, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि लपटी पुहुप पराग पठ शनि सवेद मकरंद। तो पराग देखिए, पराग तो पुष्प का ही होता है, अतः यह पुहुप जो है शब्द अनावश्यक है, इसीलिए अधिक पदत्व यहाँ पे देखिए दोष है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 को देखिए कि चूज द वन विच ऑपोजिट द राइट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। चलिए, और इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए, एकीकरण हो जाएगा और इसका विखंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन का विखंडन हो जाता है और इंटीग्रेशन का एकीकरण हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर देखिए कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। देख लेते हैं कि अमानत अली और सलामत अली और शेख हारून बगावत कर अंग्रेज अफसर की हत्या कर देते हैं। और यहीं से 12 जून 1857 को बिहार में क्रांति शुरू होता है। भारत में 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था। और यहाँ 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा, जबकि विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता थे, जो कौन थे, पीर अली, याद रखिएगा, पीर अली के द्वारा किया गया। आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह थे। और छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया था। यहाँ 12 को देख लेते हैं, 12 को देखिए कि कोणार्क का नाटक के कवि कौन है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। और यहाँ देख लीजिए कि इस नाटक में उड़ीसा के गंगवंशीय राजा नरसिंह प्रथम द्वारा बनाए गए सूर्य मंदिर का वर्णन किया गया है। और कोणार्क सूर्य मंदिर देखिए कि यह पूर्वी उड़ीसा में पुरी के पास स्थित है। और इसका निर्माण गंग वंश का शासक नरसिंह प्रथम द्वारा 13वीं सदी में किया गया। और इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है और इसे ब्लैक पंगोड़ा भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी का अन्य कृति। तो देखिए कि भोर का तारा यह आपको 1946 में, कोणार्क देखिए कि 1951 में, और वो मेरे सपने 50 में, और शरदिए यह आपको 59 में हो जाएगा, और 10 तस्वीरें 1962 में, और परंपराशील नाटक 68 में, और पहला राजा
1970 में, और जिन्होंने जीना जाना, यहाँ पे देख लीजिए कि 1972 में। चलिए और यहाँ का देख लेते हैं कि उपन्यास है तो यादों का, यहाँ देखिए पहाड़ हो जाएगा, धरती का अपना और आधा पुल, यह सब इन्हीं का कृति है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए 13 को देख लेते हैं कि काला अशोक के वंश के शासक थे। काला अशोक किस वंश के शासक थे? तो यहाँ देखिए शिशुनाग वंश के शासक थे। देखिए शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में की थी और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले गया। काला अशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया और यहाँ पे शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। और देख लेते हैं यहाँ पे कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ और चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा और इसने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के सहायता की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिसका संबंध राजनीतिक से है, और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हैं। और देखिए कि यहाँ पे 240 से 280 ईस्वी था इनका गुप्त वंश का मतलब शासनकाल। और यहाँ देखिए गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, महाधिराज यहाँ पे महाराजाधिराज के चंद्रगुप्त प्रथम धरे थे। और यहाँ पे गुप्त वंश जो था गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाई और गुप्त काल के भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो यहाँ तेलुगु हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि नेहरू, पटेल और सीतारामैया समिति की रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषा ने पोट्टी श्री रामालू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद यहाँ पे 15 दिसंबर 1952 को रामालू की मृत्यु हो गई। रामालू की मृत्यु के बाद नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा कर दी और यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और यह देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में इसे पास कर दिया गया। यहाँ देखते हैं पावापुरी बिहार किस ज़िले में स्थित है? तो यह नालंदा में हो जाएगा। पावापुरी नालंदा में है। और इसके बारे में देख लीजिए कि पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है और यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है और भगवान महावीर को यहीं 72 वर्ष की आयु में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जल मंदिर पावापुरी नालंदा बिहार में स्थित है और इसका संबंध जैन धर्म से है। और पाटलिपुत्र नगर मगध सम्राट की राजधानी रहा है और वर्तमान पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद के नाम से भी विख्यात है। देखिए यहाँ पे जो 4 नाम दिया गया है यह पूछा जाता है कि पटना का अन्य नाम, तो याद रखिएगा इसको। शेर शाह ने इस नगर का नाम पाटलिपुत्र से पटना रखा था। दरभंगा भारत के बिहार राज्य में मिथिला क्षेत्र में स्थित है और एक नगर एवं ज़िले का मुख्यालय है और यह बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सहरसा बिहार का एक ज़िला है और यह कोसी नदी के समीप पूर्व में बसा है और सहरसा मिथिलांचल का हिस्सा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी आपको हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने में पटेल के मुख्य भूमिका निभाई और यहाँ इसमें इनका साथ बीबी मेनन ने दिया था। और देख लेते हैं बीबी मेनन ने भारत की आज़ादी और पावर ट्रांसफ़र यानी सत्ता हस्तांतरण पर एक किताब लिखा था जिसका नाम था ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया था। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 में भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति तथा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी और इन्हें आयरन लेडी ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी को।
चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। और देखिए मुख्यालय जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में है, और प्रमुख अभी जो है टेड्रोस अदनोम यहाँ पे घेब्रेयसस हो जाएगा, घेब्रेयसस। और स्थापना देखिए 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 18 नंबर देखिए प्रश्न कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो वित्तीय वर्ष आपको देखिए कि अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है, अप्रैल से 31 मार्च तक। और यहाँ देखिए संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, और जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकारों के बजट का उल्लेख है, 202 में राज्य सरकार के बजट का उल्लेख है। और राज्य सरकार आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। और बजट को वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाता है, और आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री द्वारा बजट से 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। और बजट शब्द फ्रेंच यहाँ पे बुगेट से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है। आगे यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट R.K. षणमुखम सेठी ने पेश किया था, और भारतीय बजट के जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। इसने 1860 में प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया था। आगे यहाँ देख लीजिए कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में है। देखिए आगे हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को एक्ट था। एक्ट किस एक्ट के तहत? तो 1934 एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। और समिति था तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुआ था यह। और राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और राष्ट्रीय स्थापना के समय 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी शुरुआत। RBI के देश का केंद्रीय बैंक है। देश का मौद्रिक नीति जो है RBI द्वारा बनाई और लागू की जाती है। RBI का प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और यहाँ पे RBI का स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल CD देशमुख थे। प्रथम गवर्नर जनरल CD देशमुख ये भारतीय थे, और पहला जो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। यहाँ देख लीजिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो LK झा थे। जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय LK झा थे, और अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं अभी वर्तमान में। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो ये आपको हो जाएंगे, आपको यहाँ रीति मुक्ति के हो जाएंगे, रीति मुक्त का हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि धनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और रीति काल में मुख्यतः 3 काव्य धाराएँ साथ साथ चलती रही है। 21 को देख लेते हैं कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। तो इसे बाजार की स्थिति को देखिए एकाधिकार कहा जाता है। एकाधिकार कहा जाता है। देखिए एकाधिकार का मतलब कि एक विक्रेता या निर्माता के साथ साथ उस फर्म के उत्पादन के लिए कोई करीबी विकल्प बाजार में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको देखिए कि संयुक्त मांग कहा जाता है। इसके बारे में देख लीजिए, जब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ 2 वस्तुओं की मांग हो उसे संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे में कि बटर और ब्रेड, क्रिकेट बॉल और बैट, पेन और स्याही, यह आपको क्या हो जाएगा? तो आपको संयुक्त मांग हो जाएगा। आगे सामूहिक मांग देख लीजिए। तो सामूहिक मांग में क्या हो? ऐसे वस्तु जिससे एक से अधिक उपयोगों में लाया जा सके, जैसे कोयला, बिजली, ये सब एक से अधिक उपयोग में लाया जाता है। यहाँ देख लेते हैं कि लोचदार मांग, किसी वस्तु की मांग पर मूल्य में होने वाले परिवर्तन को अर्थशास्त्र में लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ 23 नंबर देखिए कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। तो यह किस धर्म के हो जाएगा? यहाँ देखिए सनातन धर्म हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए इनका जन्म जो है 788 ईस्वी में कालादि केरल में हुआ था, और इसके द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। और इनके द्वारा 4 निम्न मठ स्थापित किया गया है। तो वह देख लीजिए आप लोग। बद्रीनाथ में हो गया ज्योति मठ हो जाएगा, ज्योतिर्पीठ हो जाएगा। और देखिए द्वारिका में हो जाएगा शारदा पीठ हो जाएगा। और पुरी में देखिए गोवर्धन पीठ हो जाएगा। और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
आगे यहाँ पे देख लेते सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको देखिए 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने और सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। प्लासी बंगाल के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है और काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुई थी और जिसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक के 18/14 की कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें मात्र 23 व्यक्ति जीवित रहे थे। बक्सर का युद्ध है जो आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में इस युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। ये सब याद रखिएगा आप लोग। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। तो इसका हो जाएगा आपको देखिए कि मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाएगा। और यहाँ देखिए विनिमय दर को अलग मुद्रा की सापेक्ष कीमत होती है। तो मुद्रा की चालन गति के अभिप्राय यह है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती है और मुद्रा पूर्ति के आशय मुद्रा की कुल मात्रा से है, जो अर्थव्यवस्था में लोगों का द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रख। देखिए M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक मापक है तथा M1 सबसे तरल मापक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 को देख लीजिए कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है। तो सार्क का सदस्य यहाँ देखिए मालदीव हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय काठमांडू में सार्क का, और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1885 में ढाका में हुआ था। और सदस्य देश देखिए भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है, यह सभी सदस्य देश हैं। आगे देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपको हो जाएगा, यहाँ पे दिया है कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पे आपको 18 किलोमीटर होती है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे है कि इनकी में कोई नहीं आंसर है, लेकिन क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। यह वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है और सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा आदि मंडल में इसी मंडल में होते हैं। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। और इस मंडल को अधो मंडल भी कहते हैं। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर की गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा आपको ब्राज़ील में होता है गन्ना के उत्पादन। देखिए ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक करने वाला देश है और ब्राज़ील में कहवा के बागों को फैनजेंटा कहते हैं। और रबड़ के पेड़ों का मूल्य स्थान ब्राज़ील है। और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश है। और यहाँ चीन विश्व में सर्वाधिक धान, गेहूँ, तंबाकू, कपास उत्पादन करता है। अमेरिका विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 29 के गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का श्रीगुप्त हो जाएंगे। और यहाँ देख लेते हैं गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। कौन? प्रथम। यहाँ देखिए कि गुप्त संवत जो है आपको यहाँ 319 से 320 ईस्वी में शुरू की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के स्थापना किया था। गुप्त मौर्य यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा और यह जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और यहाँ पे मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री था और इसे के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है और जिसका संबंध राजनीतिक से है। किससे? राजनीतिक से है। और विशाख दत्त कृत यहाँ मुद्राक्षर में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए विशाख दत्त द्वारा जो मुद्राक्षर लिखा गया है उसी में चंद्रगुप्त मौर्य को विरिशल कहा गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपको देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के
के दूसरे प्रधानमंत्री बने और वे जून 1964 से 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई और यह लगभग 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति हेतु 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया और युद्ध विराम की घोषणा की और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इसकी मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर, यहाँ देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे यह जवाहरलाल, और यहाँ देखिए 1947 से 1964 तक यह प्रधानमंत्री रहे थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में होने वाली प्रथम अधिवेशन फैजपुर है। देखिए 1937 की अध्यक्षता पंडित यहाँ पे नेहरू के द्वारा किया गया था और गांव में फैजपुर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने 1897 से 1945 नेताजी के नाम से विख्यात थे और इन्होंने नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। नेताजी की उपाधि हिटलर दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी गठित किया और जय हिंद दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे और यहाँ 1945 ईस्वी में इसकी विमान दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई और यह रहस्यमयी रह गया, अभी तक पता ही नहीं चला। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 31 नंबर। देखिए कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो मांग के लिए आवश्यक तत्व आपको हो जाएगा, देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा। देखिए वस्तु की इच्छा हो जाएगा, एक निहित मूल्य हो जाएगा और साधन व्यय करने की यहाँ पे तत्परता हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 32 नंबर। देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, यानी अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होगा, तो देखिए उपयोगिता बनाना है। यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयोगिता बनाना हो जाएगा। देखिए अर्थशास्त्र मार्शल के अनुसार मानव एक संसार में इस संसार में अधिक से अधिक इतना अवयव यानी अवश्य कर सकता है, यहाँ पे देखिए कि अवश्य कर सकता है कि वह पदार्थ की पुनरावस्था कर दे जिससे पहले से अधिक उपयोगी हो सके। उदाहरण के लिए देखिए एक बढ़ई लकड़ी को काट कर सुंदर सा टेबल बनाता है, तो बढ़ई ने किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं बल्कि लकड़ी को प्रयत्नों से उपयोगिता का सृजन किया है। यहाँ देखिए विनिर्माण द्वारा कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। और उदाहरण के लिए गन्ना से चीनी बनाना, लकड़ी से कागज़ यहाँ बनाना हो जाएगा। आगे 33 को देख लीजिए कि उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे सक्रिय कारण उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं और चूँकि भारत में सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक आबादी है और इसीलिए भारत में श्रम प्रचुर मात्रा में है। यहाँ देखिए उत्पादन के 4 कारक है और भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी हो जाएगा। और धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। आगे देख लेते हैं 34 का। देखिए कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणोत्तर माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके बारे में देख लीजिए, सूचकांक संबंधित चरों के समूह के परिणाम में परिवर्तनों को मापने का एक सांख्यिकी संसाधन है और यह अप्रसारित भिन्न भिन्न दशाओं में होने वाले अनुपातों की सामान्य प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इससे इसको परिकलित किया जाता है। और यह 2 विभिन्न स्थितियों में संबंधित चरों को किसी समूह में औसत परिवर्तन का एक माप है और तुलना, देखिए यहाँ पे कि तुलना समान वर्गों में की जा सकती है, जैसे कि व्यक्तियों, स्कूलों, अस्पतालों आदि में। यहाँ पे देख लीजिए केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकीय माप है। यहाँ देखिए समान माध्य हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, यही सब है माध्यिका। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बहुलक हो गया, ज्यामितीय माध्यम हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए कि हारात्मक माध्य हो जाएगा। 35 को देखिए कि पेट्रोल
किससे मापा जाता है? पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो आपको लीटर से देखिए हो जाएगा। पेट्रोल लीटर से देखिए। किलोमीटर मीटर के द्वारा दूरी का मापन होता है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। किलोग्राम के द्वारा द्रव्यमान को मापा जाता है और नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी मापी जाती है और समुद्र की गहराई फैदम द्वारा और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है और अल्टीमीटर ऊंचाई को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे उत्पादक हो जाएगा आपको चीन हो जाएगा। देखिए वर्तमान में चाय सर्वाधिक उत्पादन देश चीन है और चाय उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। 37 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु आपको देखिए कुशीनगर हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और पिता सुयोधन शाक्यगण के मुखिया और माता महामाया देवी या माया देवी और महामाया या कोकिल गणराज देखिए कोलिये गणराज की कन्या थी। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी, यहाँ पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल था। प्रथम उपदेश आपको धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिए थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए पोखरण क्या है? पोखरण क्या है? तो पोखरण देख लीजिए कि पोखरण जो है आपको राजस्थान का एक नगर है और यहाँ पे क्या होता है इसे देख लीजिए कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण यही यानी 18 मई 1974 ईस्वी को किया था और जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ देखिए पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई व 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। और रावरभट्टा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में स्थित है। नरौरा यहाँ पे परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए पुर्तगालियों का सबसे पहले था। देखिए सन 1905 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कोचिन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया। और यहाँ देख लेते हैं कि भारत सरकार 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और गोवा पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वां संशोधन यहाँ पे कि 1962 के द्वारा गोवा को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। देखिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे है 40 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति होता है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रधानमंत्री होता है और अनुच्छेद 74 है। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, अनुच्छेद यहाँ देखिए 75 के 2 में है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यह चीज़ याद रखिएगा। और अनुच्छेद 75 के 3 में है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, अनुच्छेद 75 के 4 में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 व यहाँ पे 89 के तहत। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको सी हो जाएगा, पूंजी का अवमूल्यन होता है। यह देख लीजिए आपको सी सही हो जाएगा इसका। इसके बारे में देख लीजिए मुद्रास्फीति के प्रभाव देखिए कि उत्पादन वर्ग यानी कृषक यानी उद्योगपति व्यापारी को लाभ होता है और ऋणी का लाभ तथा ऋणदाता को हानि होता है। ऋणी को लाभ और ऋण देने वालों को हानि होता है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। यहाँ समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है और निश्चय आय वाले वर्ग को हानि होती है जबकि परिवर्तन आय वाले वर्ग को लाभ होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 42 नंबर देखिए कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। तो यहाँ देख लीजिए कि एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है।
यही आपको ये ऑप्शन ये सही था। यहाँ देख लेते कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई थी और वर्तमान में मई 2019 से राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ राष्ट्रीय आय रेखांकन के जन्मदाता साइमन कुजनेत्स को कहा जाता है। आगे यहाँ 43 नंबर देखिए कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे होता है। इसमें देखिए इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि NNP और GNP माइनस ह्रास, यहाँ पे देखिए मूल्य ह्रास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 44 का कि भारतीय संविधान मूलतः किस तिथि से लागू था, तो किस तिथि से लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। और देखिए ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और इसी की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली। संविधान सभा का कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई और जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। संविधान सभा का प्रथम वाच्य 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला और संविधान सभा का तीसरा वाच्य 14 नवंबर से 29 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। आगे देखते हैं। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान में कुल अनुच्छेदों में 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तन किया गया जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 45 देखते हैं कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो कितने सदन हो जाएगा, यहाँ 2 सदन हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा है और यहाँ पे देख लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद यहाँ पे देखिए 79 से 122 तक संघीय विधायिका का वर्णन किया गया है। और देखिए संसद के बारे में यहाँ देख लीजिए रूपरेखा दिया गया है। यहाँ देखिए संसद जो आपको 79 में होगा और राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में होगा। यह उच्च सदन और अस्थायी सदन होगा, यह निम्न सदन और अस्थायी सदन हो जाएगा। और इसका कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष का, इसका कार्यकाल हो जाएगा आपको 5 वर्ष का। और इसमें देखिए कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं और अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 250 होंगे और आयु इसका कितना रहेगा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष और इसमें अधिकतम संख्या हो जाएगा सदस्यों का 500 यहाँ पे 50 और आयु सीमा यहाँ न्यूनतम 25 रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 46 को देखिए कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो ये आपको बी हो जाएगा, नहीं पूरा पाषाण काल हो जाएगा। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व जैसे 50,000 ईस्वी पूर्व है और इस काल में मानव जीवन अस्थिर था और इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ और भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में की थी और मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल के औजार की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए और यहाँ पर देखिए मानव ने मध्य पाषाण काल में ही कुत्ता को प्रथम पालतू पशु बनाया और नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया और पॉलिशदार पत्थर के औजारों का भी प्रयोग किया। यहाँ देख लीजिए कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहते थे, तो क्या कहा जाता था। यहाँ पे पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर यहाँ पे देखिए कैलिको कहा जाता था, कैलिको कहलाता था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू की थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है, बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है, तो यहाँ आपको पहला हो जाएगा।
पहला हो जाएगा, सूर्य से पहले स्थान पर है। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 8 ग्रह हैं जो इसमें कौन कौन है, तो देखिए, और यह बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताया जा रहा है। तो बुध, शुक्र, यहाँ पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। और यहाँ पे बुध सौरमंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है और आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे यहाँ देख लेते हैं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है, तो ये आपको सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध है। और यहाँ पे आगे देख लीजिए कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा कटिबंध कहलाता है और यह 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का क्षेत्र है। यह प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इस भाग को कटिबंध कहते हैं। और उष्ण कटिबंध 30 डिग्री से 35 डिग्री तक उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है और जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध देखिए 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र और यह ताप हमेशा कम होता है। ध्रुवीय कटिबंध में देखिए 66.5 से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ ताप अत्यधिक कम रहता है और जिससे फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, देखिए कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा आपको देखिए कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए कि इस योजना की शुरुआत 1 मई 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। 51 का देखिए कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्रक देख लीजिए पहले। प्राथमिक क्षेत्रक में देखिए कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है और सबसे ज़्यादा रोजगार 51% देने वाला क्षेत्र यह है। जैसे कृषि, पशुपालन, वन, खनिज संसाधन और मुर्गी पालन, मछली पालन, ये आपको प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। और इसके विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसे उदाहरण के लिए गेहूँ से ब्रेड बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लौह से अयस्क बनाना, यह जो है ना आपको लौह अयस्क एवं इस्पात बनाता है, जो यह निर्माण कंपनी हो जाता है। और यहाँ पहला जो होता है उत्पादक होता है और तीसरा में होता है जैसे कि इसमें इसका उदाहरण देख लीजिए कि हो जाएगा क्या कि व्यापार हो जाएगा, होटल तथा यहाँ पे रेस्तरां हो जाएगा, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, परिवहन, संचार तथा भंडारण, यह सब जो है आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसे क्या कहा जाता है कि इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और उदाहरण के लिए तो आपको बता दिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का ही रहता है। आगे 52 को देखिए, कौन सी कला ग्रीक की बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा गंधार कला को कहा जाता है, ग्रीक बौद्ध कला। यहाँ देख लेते हैं आगे गंधार कला देख लीजिए कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गंधार में कला की एक शैली का विकास हुआ जिसे गंधार शैली कहा जाता है। और इस शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। 53 नंबर देखिए कि किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था, तो आपको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत किया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के द्वारा निषेध किया गया था। और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अस्पृश्यता और छुआछूत को निषेध घोषित किया गया था। और 1833 के चार्टर अधिनियम में दास प्रथा को उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। और बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है, तो क्या कहलाता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए होगा, पेलिंडाबा संधि कहलाता है, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि। आगे यहाँ देख लेते हैं कि इस संधि का अफ्रीका महाद्वीप में
53 देशों में से 47 द्वारा हथियार हस्ताक्षर किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 55 को देख लेते हैं कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वर्मा के नाम से यहाँ म्यांमार को जाना जाता है। और देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को भारत से 1937 में अलग किया गया और इसकी राजधानी नैपीदा है। वर्मा 4 जनवरी 1948 ईस्वी को जापान से स्वतंत्र हुआ और बांग्लादेश का उद्भव जो है आपको 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के साथ हुआ। और यहाँ भूटान की राजधानी थिम्पू व मुद्रा न्यूट्रम है। और राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग व मुद्रा रेनमिनवी है यानी युआन। और इसकी राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस और आधिकारिक भाषा मंदारिन है। देखिए जिन की खोज किसने किया था। तो जिन की खोज आपको यहाँ देखिए जोहानसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी है, जोहानसन ने ही सर्वप्रथम 1909 में जिन शब्द का प्रयोग किया था। और जिन गुणसूत्रों में पाए जाने वाली आनुवांशिक इकाई है और जिन DNA का एक भाग है। और जिन का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। और आनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉनसन मेडल को कहा जाता है। और W. वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण व गति के संबंधित खोज किया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए हो जाएगा इसका। देखिए विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक 1911 ईस्वी में किया था। और विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। और विटामिन शरीर के जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे 2 प्रकार के होते हैं। देखिए वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील होता है। देखिए जल में घुलनशील BC होता है और वसा में देखिए ADE होता है वसा में, और जल में BC होता है। की थी तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे देख लीजिए जेम्स सैंडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और देखिए यहाँ पे 1886 में किया गया था। और नामकरण जो है 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था प्रोटॉन का। और देखिए परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन होता है। और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज यहाँ पे ब्रोगली ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज पॉली ने किया था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा। यानी वाष्प इंजन जो है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कि वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में। और यहाँ पे देख लेते हैं कि बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और यहाँ माइक्रोफोन जो है ध्वनि से विद्युत में। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि में। और बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारा में होता है आपको हीलियम होता है, हीलियम। देखिए वायु के साथ विस्फोट न बनाने के कारण हाइड्रोजन के जगह हीलियम को वरीयता दी गई है। और हीलियम की खोज पियरे जेन्सेन नॉर्मन लोकियर ने की। और हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग कृत्रिम श्वास के लिए किया जाता है। और हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में होता है। और इसे भविष्य कहते हैं। और लिथियम सबसे हल्की धातु है। चलिए 61 को देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है आपको देखिए CO2 हो जाएगा। यहाँ देखिए पृथ्वी की सतह में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। 62 को देख लेते हैं कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमीटर का हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं कि एनीमोमीटर हवा की शक्ति एवं गति को मापा जाता है। और अल्टीमीटर उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापते हैं। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। और लक्समीटर जो है प्रकाश की तीव्रता। और ओडोमीटर वाहन द्वारा तय किए गए दूरी को मापा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आपको ऑप्शन बी टंगस्टन का हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक देखिए लगभग 35,000
3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर के कुंडली बनाने में होता है। और टीन एवं शीशा का प्रयोग शोल्डर बनाने में किया जाता है। और सबसे भारी धातु ओसिमियम और सबसे कठोर धातु टंगस्टन हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लीजिए, देखिए कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप है तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एल्डिहाइड को सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक समूह माना जाता है। और अमीनो अम्ल तथा एसिटिक अम्ल आदि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और यहाँ पे पिक्रिक एसिड का प्रयोग विस्फोटक में किया जाता है। और यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में पाया जाता है। और ब्यूट्रिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वोट, देखिए आप वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही है, इसी से किया जाता है। और आगे चलिए देख लेते हैं 66 को देखिए कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है तो देखिए वाट होता है। और यहाँ देख लेते हैं भौतिक राशि और ऐसे मात्रक, जैसे कार्य का जूल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, विद्युत आवेश का कूलम्ब और आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है, तो तरल तत्व यहाँ देखिए पारा हो जाएगा और तरल तत्व पारा इसका हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं कि पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। और ट्यूबलाइट में सामान्य मरकरी वाष्प और ऑर्गन गैस भरी जाती है। और पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। और पारा का प्रयोग यहाँ पे कॉस्टनर और लेकनर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है। और पारा का यहाँ पे निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। और यहाँ देखिए द्रवों में सबसे अधिक घनत्व पारा का होता है। और इसका गलनांक जो है माइनस यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस होता है। जस्ता का उपयोग लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जिम्मेदार लोहा यहाँ पे बनाने में प्रयुक्त होता है। और जस्ता का उपयोग शुद्ध क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में यहाँ पे धूम्रपट्ट बनाने में किया जाता है। और तांबा का उपयोग विद्युत तार एवं विद्युत उपकरणों का निर्माण में किया जाता है। और यहाँ तांबा का उपयोग गैल्वेनोमीटर के निर्माण में किया जाता है। और यहाँ देख लीजिए कि मानव के हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, तो कितने वेशम पाए जाते हैं, तो 4 वेशम पाए जाते हैं मानव के हृदय में। और यहाँ देख लेते हैं कि हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और जिसे हृदय आवरण या पेरिकॉर्डियम कहते हैं। हृदय के अगले भाग में दायां अलिंद और बायां अलिंद तथा पिछले भाग में दायां नीलय और बायां नीलय होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं 69 को कि सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है, तो यह आपको ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा मीठा यहाँ पे ग्लूकोज या शर्करा में होता है। देखिए लार में जल लगभग 95% टाइलन एवं यहाँ पे लाइसोजाइलम एंजाइम पाए जाते हैं। और टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को मल्टोज शर्करा में बदलता है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को यहाँ ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और लाइसोजाइम एंजाइम सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। लार का pH मान 6.5 होता है, अर्थात यह अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे देख लीजिए ग्लूकोज का सूत्र पूछा जा रहा है, तो ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पे देख लीजिए C6H12O6 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 71 को देख लीजिए कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो यहाँ देखिए हेपेटाइटिस वी का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस रोग विषाणु द्वारा होता है, इससे प्रभावित अंग यकृत होता है। चेचक वेरियोला वायरस द्वारा होता है और इससे शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। चेचक के टीका को खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, इसे याद रखिएगा। और पोलियो रोग पोलियो नामक वायरस से होता है और इसकी रीढ़ नाड़ी और प्रभावित हो जाता है। और पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने किया था तथा पोलियो ड्रॉप की खोज सॉविन ने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तो यहाँ पे देखिए दूध का हो जाएगा।
73 को देखिए कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक जो यहाँ देखिए नरम लोहा को बनाया जाता है, नरम लोहा को बनाया जाता है। 72 को देख लेते निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय है औषधि पादप है, तो यहाँ देखिए इसबगोल हो जाएगा, इसबगोल हो जाएगा। और यह देखिए कि यह एक झाड़ीनुमा पौधा है और इसका छिलका कब्ज अतिसार रोग में आयुर्वेदिक के पौधे के रूप में काम करता है। और इस देखिए इस पौधे का उत्पत्ति स्थान मिस्र और ईरान और भारत में पंजाब, मालवा और सिंध क्षेत्र में यह पाया जाता है। 76 देख लेते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का नियम हो जाएगा। 76 को देख लेते हैं कि वर्षा के बूंद गोलाकार किस कारण से होती है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो वह द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा के एक ओर उसकी एकांक लंबाई में लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब यहाँ पे द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल में मिट्टी का तेल छिड़कने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और यहाँ देख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जल की सतह पर तैरती है और वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के छड़े में जल ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में होता है, यहाँ पे घड़े, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 77 को देखिए, 77 को कि निम्न में से कौन सा तत्व है, तो इसमें कौन सा तत्व हो जाएगा। देखिए हीरा एक तत्व है। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह यहाँ पे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यहाँ पे देख लेते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो आपको देखिए विद्युत सेल हो जाएगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पर देख लीजिए कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाएगा, तो दाब बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैस का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है और स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा यहाँ पे अनुपाती होता है। 80 को देख लीजिए, यहाँ पे 80 को देखिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का मात्रक आपको एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं राशि और मात्रक, तो ज्योति तीव्रता कैंडेला, लंबाई मीटर, प्रतिरोध ओम, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए विद्युत आवेश हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। आगे 81 को देख लेते हैं कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, तो यह आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ एल्केन का रासायनिक सूत्र आपको देखिएगा CnH2n+2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 को देखते निम्नलिखित में से कौन से जड़ें नहीं खाई जाती है, तो यहाँ पर देख लीजिए गेहूं की जड़ नहीं खाई जाती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और यहाँ पे अपस्थानिक जड़ होते हैं। तो मूसला जड़ के रूपांतरण में देखिए शंकु आकार के गाजर हो जाएगा, शलजम, चुकंदर, मूली, यह सब हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि यहाँ पे देखिए कि टोपियोका एक कंद वाली फसल है और इसके जड़ों में स्टार्च की भारी मात्रा होती है और जिसे साबूदाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। 84 देख लीजिए कि मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है, तो किसके साथ, यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टर्नम के साथ हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए 85 को देखिए कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये देख लीजिए ओम हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। ऐसे को देख लेते हैं कि निम्नतम यहाँ पे कार्य उस समय होगा जब पिंड को देखिए ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया संरचना इस तरह से। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 87 को देखिए कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे देखिए कि होम पेज कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए होम पेज हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 88 नंबर, देखिए कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हो जाएगा यहाँ पे निर्मित होने वाले यौगिक की पिछली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 89 को कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए यहाँ पे
बी हो जाएगा, पारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 90 को देख लेते हैं कि यहाँ पे हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बढ़ता है, हरित गृह गैस से बढ़ता है। यहाँ पे देख लीजिए कि इसके लिए जिम्मेदार गैस कार्बन, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे √5 क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में पूछा है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं हम, देखिए 92 का, तो 92 का ये व्यास हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए इसका सोल्व किया हुआ है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 93 को, तो 93 का देखिए आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए, हम 16 करके यहाँ बढ़ा रहे हैं और आप लोग इसे देख लीजिएगा, स्टॉप करके वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे 94 को देख लीजिए, 94 का सी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 95 का, तो 95 का आपको बी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, आप लोग को ऐसे PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए 96 का, तो 96 का आंसर आपको सी यानी 6 घंटा हो जाएगा। यहाँ 97 का आंसर देख लीजिए, तो 97 का आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, वीडियो स्टॉप करके देखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे। यहाँ 98 का आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ 99 को देख लीजिए, 99 का आंसर यहाँ स्टार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सोल्व किया गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 99 का देख लीजिए अच्छे से, यही सॉल्यूशन आप लोग इसको आधार पर बनाइएगा। और यहाँ देख लीजिए 100 का है, तो 100 का आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ किया गया है, 100 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग देख लिए। चलिए यह सेट समाप्त हुआ और आप लोग को जल्द ही आप लोग को 10 सेट इसका आप लोग को अपलोड किया जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए।